क्या इंग्लिश ग्रामर के इन अनंत नियमों को रट रट कर आपको भी थकान महसूस होती है? ग्रामर की किताबें अक्सर ऐसी लगती हैं जैसे बिना किसी लॉजिक के बस सब कुछ जबरदस्ती याद करना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि ग्रामर रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद लॉजिकल सिस्टम है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही साबित करने वाले हैं। रोटे मेमोराइजेशन को पीछे छोड़ते हैं और ग्रामर को प्योर लॉजिक के जरिए अनलॉक करते हैं। तो चलिए इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि पूरा इंग्लिश ग्रामर एक जायंट पजल की तरह है। सोचिए कि ये एक बड़ा सा इंजन है जो सिर्फ 3 सीक्रेट रूल्स पर चलता है: आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हर एक टॉपिक आपस में डीपली जुड़ा हुआ है। एक बार आपने इस फाउंडेशन को समझ लिया तो रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बाकी के पजल पीसेस अपने आप अपनी जगह पर फिट हो जाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का मास्टर फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम आर्टिकल्स को साउंड के जरिए डिकोड करेंगे, फिर क्वांटिफायर्स और सब्जेक्ट वर्ब बैलेंस को समझेंगे। उसके बाद सम वर्सेस एनी पर मास्टरी हासिल करेंगे और आखिर में इस पूरे ग्रामर इंजन को एक फाइनल क्विज के साथ टेस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डिकोडिंग आर्टिकल्स बाय साउंड। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जहां ए, ई, आई, ओ, यू दिखे वहां बस एन लगा दो, है ना? पर सच्चाई ये है कि ये रूल स्पेलिंग का है ही नहीं, बल्कि साउंड का है। अब ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी लेटर यू से शुरू होता है, पर जब हम इसे बोलते हैं तो आवाज या की आती है, और या एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि है, इसलिए हम अ यूनिवर्सिटी लिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर में एच है, पर बोलते वक्त आवाज आ की आती है, जो कि एक स्वर ध्वनि है, इसलिए ये एन आर बनता है। देखा, लॉजिक बिल्कुल साफ है। हमेशा अपने कानों पर भरोसा कीजिए, आंखों पर नहीं। और जब बात किसी बहुत स्पेसिफिक या यूनिक चीज की हो, तब आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। बात जब किसी खास चीज की हो रही हो जिसके बारे में बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो, चाहे वो भौगोलिक स्थान हो जैसे द यूएसए, सुपरलेटिव्स हों जैसे द बेस्ट, या इस दुनिया की अद्वितीय चीजें हों जैसे द मून। यहाँ पूरा लॉजिक सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिसिटी का है। लेकिन ठहरिए, कभी कभी किसी भी आर्टिकल की जरूरत होती ही नहीं है, जिसे हम जीरो आर्टिकल कहते हैं। जैसे जब हम कहते हैं आई लाइक म्यूजिक या किसी स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं। यहाँ एक इनसाइडर हैक है जो ग्रामर के रूल्स को लिटरली पलट देता है, और वो है स्थान का उद्देश्य। अगर चर्च पूजा करने जाया जाए, जो कि उसका मूल उद्देश्य है, तो हम कहेंगे गो टू चर्च, यानी जीरो आर्टिकल। पर अगर उसी बिल्डिंग को देखने एज ए टूरिस्ट जाया जाए तो हम कहेंगे गो टू द चर्च। पर्पस बदला तो रूल भी बदला। तो अब सोचना यह है कि आखिर आर्टिकल के साथ होता क्या है जब किसी जगह पर जाने का मूल उद्देश्य यानी प्राइमरी पर्पस ही बदल जाता है। चलिए हमारे इस नए लॉजिकल फ्रेमवर्क का टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपका लॉजिक कैसा काम कर रहा है। पहले सवाल में ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा, क्योंकि ऑनेस्ट बोलते वक्त ओ की स्वर ध्वनि आती है। दूसरे में नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि म्यूजिक अनकाउंटेबल और जनरल है। और तीसरा सबसे दिलचस्प है, यहाँ द हॉस्पिटल आएगा, क्योंकि वहाँ इलाज के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलने जाने की बात हो रही है, जो कि सेकेंडरी पर्पस है। लॉजिक पूरी तरह से काम कर रहा है फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, क्वांटिफायर्स एंड सब्जेक्ट वर्ब बैलेंस। ईच और एवरी दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल डिफरेंस है। जब चीज़ों को अलग अलग एक एक करके देखा जाए तब एक नियम लगता है, और जब उन्हें एक पूरे समूह या ग्रुप के रूप में देखा जाए तब दूसरा। ये पूरा खेल असल में फोकस का है। इसको इस तरह समझिए, ईच उस अकेले सेब की तरह है जहां हमारा फोकस व्यक्तिगत वस्तुओं पर होता है। जब 2 या उससे ज्यादा चीजें हों तब हम ईच यूज करते हैं। लेकिन एवरी उस भरी हुई सेब की टोकरी की तरह है जो पूरे समूह पर एक कलेक्टिव इकाई के रूप में फोकस करता है। हालांकि दोनों ही काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, पर हमारा देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ से आता है ग्रामर का सबसे जरूरी बैलेंसिंग एक्ट, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इस तराजू में एक तरफ ईच, एवरी, एनीवन, समवन जैसी चीजें हैं, और दूसरी तरफ एक सिंगुलर वर्ब का सॉलिड वजन है। नियम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। ये क्वांटिफायर्स हमेशा हर एक बार सिंगुलर साइड पर भारी होते हैं। ये स्केल्स ग्रामर में हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड होने चाहिए।
आप सबके लिए एक छोटी सी चुनौती। क्या इन सेंटेंसेस को मेंटली बैलेंस किया जा सकता है जब ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स दोनों के ऑप्शंस आपके सामने हो? देखते हैं। आइए लॉजिक चेक करते हैं। चौथे क्वेश्चन में ईच ऑफ द 2 ब्रदर्स सही है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली सिर्फ 2 लोग हैं। 5वें में एवरी एम्प्लॉई आएगा, क्योंकि यहाँ पूरी कंपनी के समूह की बात हो रही है। 6 में ध्यान दीजिए, एवरीवन हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए इज आएगा। और 7वें में स्टूडेंट सिंगुलर और काउंटेबल है, इसलिए ईच और एवरी दोनों परफेक्टली आ सकते हैं। बैलेंस बिल्कुल स्पॉट ऑन है। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन पर, मास्टरिंग सम वर्सेस एनी। देखिए, सम बिल्कुल एक खुले हुए दरवाजे की तरह है। जब भी वाक्य का टोन सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो, वहां सम आता है, जैसे आई हैव सम वाटर। लेकिन जब वाइब नेगेटिव हो जाए यानी दरवाजा लॉक्ड हो, तब हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। और उन सवाल वाले दरवाजों पर जहां अनसर्टेनिटी होती है, वहां भी जनरली एनी लगता है। ये एक ऐसी चीट शीट है जो प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक इनसाइडर सीक्रेट एक्सेप्शन भी छुपा हुआ है। जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो भले ही वो एक सवाल हो, हमारी उम्मीद एक हाँ सुनने की होती है, एकदम पॉजिटिव वाइब। इस खास एक्सेप्शन में हम एनी की जगह सम यूज करते हैं, जैसे वुड यू लाइक सम टी। यहाँ हम अग्रेसिवली उम्मीद कर रहे हैं कि इस रिक्वेस्ट का जवाब पॉजिटिव ही होगा। और दूसरा क्रिटिकल एक्सेप्शन है अनलिमिटेड चॉइस और हिडन नेगेटिव्स का। जब आपके पास असीमित विकल्प हों, तो सेंटेंस पॉजिटिव होने पर भी एनी लगता है, जैसे टेक एनी बुक यू लाइक। और दूसरी तरफ आते हैं ये ग्रामर के काले बादल, यानी हिडन नेगेटिव्स। शब्द जैसे हार्डली, नेवर, विदाउट, इनका अर्थ ही नकारात्मक होता है, इसलिए इनके साथ ऑलवेज एनी आता है। एक अकेला छुपा हुआ नेगेटिव वर्ड पूरे सेंटेंस की वाइब पलट सकता है। तो आपसे एक सवाल है, क्या एक नकारात्मक शब्द सीधे सामने छुपकर पूरे के पूरे वाक्य का रूल पलटने की ताकत रखता है? क्या आप इन बदलती हुई वाइब्स को पकड़ सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। और ये रहे हमारे वाइब टेस्ट के रिजल्ट्स। 8वें सवाल में सम मनी होगा, क्योंकि ये एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, एक हाँ की उम्मीद के साथ। 9वें में विदाउट एनी मेकअप आएगा, क्योंकि विदाउट अपने आप में एक हिडन नेगेटिव है। 10वां एक एकदम सीधा सकारात्मक वाक्य है, इसीलिए सम गुड न्यूज। और 11वें में क्योंकि असीमित विकल्प हैं, इसीलिए यहाँ एनी पेन बिल्कुल सही बैठेगा। तो आइए आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे मजेदार हिस्से पर, सेक्शन 4, द ग्रामर इंजन एंड फाइनल क्विज। जरा ध्यान से देखिए, ये कोई अलग अलग बोर करने वाले नियम नहीं हैं। ये इंग्लिश लॉजिक की 3 ऐसी परतें हैं जो बिल्कुल एक इंजन के गियर्स की तरह एक साथ घूमती हैं। पहला गियर पूछता है, ये आखिर कौन सी चीज है, जहां ए, एन या स्पेसिफिक द का लॉजिक लगता है। दूसरा गियर आपसे पूछता है, समूह में कितने हैं, जहां ईच, एवरी और सिंगुलर वर्ब का नियम लॉक होता है। और तीसरा गियर पूछता है कि भाई मात्रा और वाइब क्या है, जो सम या एनी डिसाइड करता है। जब ये तीनों गियर्स स्मूथली सिंक करते हैं ना, तो आपकी ग्रामर लिटरली कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो चलिए हमारे इस नए इंजन को स्टार्ट करते हैं। इस फाइनल मेगा क्विज में एक ही साथ कई लॉजिक लेयर्स टेस्ट होने वाली हैं। 12वें सवाल में ध्यान दीजिए, कैंडिडेट एक बड़ा समूह है जिसके लिए एवरी आएगा, और टेस्ट एक सामान्य टेस्ट है, इसलिए अ आएगा। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। 13वें में यहाँ हार्डली एक हिडन नेगेटिव है, इसलिए सीधा एनी आया, और यूनिवर्स इस दुनिया में टोटली यूनिक है, इसलिए वहां ध आएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। और अब आती है हमारी आखिरी एरर स्पॉटिंग। 14वें सवाल में एवरी के साथ प्लूरल नाउन और वर्ब पूरी तरह से गलत हैं। सही क्या होगा? एवरी प्लेयर इज। 15वें में ध्यान से देखें तो सही सेंटेंस है बी, आई एम गोइंग टू बेड, क्योंकि यहाँ बेड पर सोने जाने की बात हो रही है, जो प्राइमरी पर्पस है, और इसलिए जीरो आर्टिकल यूज होगा। दोस्तों, लॉजिक की हमेशा जीत होती है। रोटे मेमोराइजेशन अब ऑफिशियली बीते कल की बात हो चुकी है। तो अगली बार जब भी कोई नया ग्रामर का नियम आपके सामने आए, तो खुद से बस एक सिंपल सवाल कीजिए, क्या उस नियम को आपने बस ऐसे ही याद कर लिया है, या फिर उसके पीछे घूमते इन लॉजिकल गियर्स को अब आप एक्चुअली महसूस कर सकते हैं?